वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ रेक्टिफिकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। रेक्टिफिकेशन की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सी डिवाइसेस तो ऐसी हैं जो एसी करंट पे या एसी वोल्टेज पे वर्क करती हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो एसी पे वर्क नहीं करती, वो डीसी पे डिपेंड करती हैं। तो हमें हमारे जो घर में वोल्टेज या करंट होता है तो वो एसी पे वो एसी होता है। तो हमें जब एक डिवाइसेस को डीसी पे वर्क करना होता है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एसी को डीसी में। अब रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। रेक्टिफिकेशन के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो होगा जिस पे रेक्टिफिकेशन की जाती है और हम डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। अब मोस्टली डिवाइसेस लाइक हीटर, मोटर्स वगैरह वर्क्स ऑन एसी करंट। Similarly, mostly devices like TV, mobile charger need to work DC to work. So we need to convert AC to DC. So rectifier is a device that convert alternating voltage into direct voltage. तो AC को जो DC में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा हम यूज़ करते हैं? PN जंक्शन डायोड। अब PN जंक्शन डायोड कैसे होता है? इस तरह का, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस में हो, हमें पता है कि जब वो फॉरवर्ड बाइस में होता है सिर्फ तभी करंट जो होता है वो फ्लो कर सकता है सर्किट में से, लेकिन अगर वो रिवर्स बाइस में है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। फिर हमने इसकी फिगर कैसे बनाते हैं? हम एक ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर की जो ये वाली साइड है वो प्राइमरी कॉइल हो जाएगी और एक उसकी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं एसी सोर्स के साथ, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं डायोड। PN हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ एक PN जंक्शन डायोड होता है और उसके बाद हम एक RL जो कि लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें से करंट जो होगी वो फ्लो करेगी। अब सेटअप हमने कैसा किया? वी यूज़ ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी कॉइल और ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड विद AC सोर्स और सेकेंडरी कॉइल इज़ कनेक्टेड विद द लोड रेजिस्टेंस। अब ये वर्क कैसे करेगा? जब हम यहाँ से AC करंट देंगे तो AC करंट इसमें से जब फ्लो करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में भी वोल्टेज जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा और उस वोल्टेज को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब जब वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा तो वोल्टेज की वजह से वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया तो वोल्टेज के साथ साथ यहाँ पे करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, और वो करंट अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो भी कह लो, तो हमारे पास जो करंट होगा वो भी कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस या फिर अल्टरनेटिंग करंट। अब इसकी वर्किंग, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसा होता है? हम यहाँ पे V की जगह E यूज़ करेंगे। V इज़ इक्वल्स टू E, E इज़ इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t, जो कि हमारे पास क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से ही अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम बोलेंगे I इज़ इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t, ये भी क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें। अब इंस्टेंटेनियस करंट जो था उसकी वैल्यू क्या थी? इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू I इज़ इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। ये हमारे पास कब कोई ना कोई वैल्यू आएगी? जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा, मतलब कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइस और जब रिवर्स बाइस होगा तो क्या होगा। अब अगर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर भी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से वोल्टेज होगा। वो वोल्टेज कैसा होगा? वो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, जो कि E इज़ इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t होगा। ये वोल्टेज कैसा है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अभी तक ये वोल्टेज क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा। जब ये अल्टरनेटिंग है
जब अल्टरनेटिंग है तो हमारे पास यहाँ पे जो इस ई का ग्राफ मिलेगा या ई की जो वेव्स मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होंगी, अल्टरनेटिंग, ऐसे चेंज होने वाली। ये हो गई वी की। अब हमारे पास जब यहाँ पे वोल्टेज की पॉजिटिव, ये वाला जब साइकिल है, जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और फिर ये वाला क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये चीज़ है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल होगा नेगेटिव। अब हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये डायोड की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस है। जब फॉरवर्ड बाइस है तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन वो इस RL में से पास होगा। तो यहाँ से एक करंट पास करेगा, करंट, वो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा, जब नेगेटिव, अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, जब करंट पास किया है तो हमें यहाँ पे एक वेव मिलेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें क्या मिली, एक वेव मिली। फिर जब रिवर्स बाइस होगा, इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर टर्मिनल्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इस डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स कि ये रिवर्स बाइस है, और जब रिवर्स बाइस है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। तो जब तक ये सेकंड वेव कंप्लीट हुई इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमें यहाँ पे कोई करंट नहीं मिला। फिर उसके बाद अगेन जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आई। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई फिर से हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, फिर से ये फॉरवर्ड बाइस हो गया और हमें एक करंट मिला। फिर अगेन ये नेगेटिव हाफ साइकिल पे गया तो हमें यहाँ पे कोई करंट नहीं मिला, और इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हमें क्या मिल रहा है, हमें हाफ वेव मिल रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे हमें क्या मिला है, नो करंट, और नो करंट कब मिला है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल है, और यहाँ पे हमें करंट मिला है। अब उसके बाद ये जो हमें, ये तो हो गया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और I जो होगा वो क्या होगा, 0 4 नेगेटिव हाफ साइकिल। देन उसके बाद पल्सेटिंग करंट क्या होगा। प्योर डीसी कब होता है, प्योर डीसी हमारे पास होता है जिसके, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन जो हो वो भी सेम हो और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये हमारे पास क्या था, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग से अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, डीसी में। ठीक है, ये हमारे पास था एसी, ये अब कन्वर्ट हो गया डीसी में। डीसी में क्यों कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि इसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या है, एक में डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम नहीं थी। तो डीसी में हमारे पास डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। प्योर डीसी क्या होते हैं, हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ये तो हमने पढ़ ली कि प्योर डीसी की डेफिनेशन क्या है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी डायरेक्शन तो सेम है, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन क्या है कि वो इस तरफ ही फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, देन फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को हम प्योर डीसी नहीं बोलेंगे। अगर ये प्योर डीसी नहीं है तो फिर ये क्या है, तो हम इसे कहेंगे कि ये पल्सेटिंग साइकिल है। ये पल्सेटिंग करंट हमें मिलता है जिसकी डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, तो हम उसे प्योर डीसी के बजाय कहेंगे कि वो पल्सेटिंग करंट है।
तो मैंने ये चीज़ें लिख दी कि इसके प्योर डीसी तो वो होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट, सो इट इज़ नॉट प्योर डीसी, इट इज़ पल्सेटिंग साइकिल और पल्सेटिंग करंट। अब एक ऐसा सर्किट जिसमें अब अगर हमें करंट मिले फिर कोई करंट ना मिले, फिर करंट मिले करंट ना मिले, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो अगर ऐसा बल्ब भी आप यूज़ करो जो बार बार ऑन ऑफ हो रहा, तो ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब हमारे यूज़ में नहीं होती। तो हमें उसको यूज़ में लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक कैपेसिटर यूज़ करें एज अ फ़िल्टर कि यहाँ पे करंट मिले हमें कुछ ना कुछ। तो हम कैपेसिटर को कैसे एज अ फ़िल्टर यूज़ करेंगे, सारी डायग्राम वही होगी। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे एज अ सोर्स जो कि सेकेंडरी कॉइल के साथ लगा हुआ है, और हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया। ट्रांसफार्मर कौन सा वाला यूज़ किया, स्टेप डाउन। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया है इस कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को हमने लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल रखा है। अब कैपेसिटर क्यों लगाया, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर करता है। जब डिस्चार्जिंग करता है तो वो करंट रिलीज़ करता है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर अब कैपेसिटर की वेवफॉर्म कैसे बनती है हमारे पास, इसी चीज़ को मैं ऐसे समझाती हूँ। हमारे पास पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक करंट आया था, फिर कोई करंट नहीं था, फिर एक करंट आया, फिर कोई करंट नहीं, अगेन एक करंट आया, फिर कोई करंट नहीं। इस तरह से हमारे पास क्या बनी थी, डीसी करंट बना था। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इस तरह से होगा, और करंट जो होगा वो फ्लो करेगा सर्किट में से। तो जब जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर क्या होगा, ये चीज़ क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो अपने अंदर क्या करेगा, चार्जेस को स्टोर करेगा। तो वो बहुत स्लो 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 इसके साथ साथ क्या होता है, चार्ज होता है। देन उसके बाद जब वो चार्ज होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। जब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो चार्ज कैपेसिटर क्या होना शुरू होगा, डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वो क्या अपने अंदर से अपने चार्जेस जो होंगे वो रिलीज़ करेगा, और चार्जेस रिलीज़ होने की वजह से उसमें करंट फ्लो करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, और वो करंट जो होगा इस आरएल में से, लोड रेजिस्टेंस में से पास आउट हो जाएगा। तो जब हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्जिंग होती है तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। चार्जिंग टाइम उसका स्लो है, लेकिन जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो बहुत फास्ट है। वो इस तरह से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, चार्जिंग होगी, तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, और फिर जब डिस्चार्जिंग और फिर चार्ज रहेगा, और फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और हमारे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा इस तरह। फिर अगेन वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, और फिर अगेन डिस्चार्ज होगा। अब जो हमारे पास पहली फिगर थी जो कि हमारे पास इसके बगैर थी, कैपेसिटर के बगैर, वो ये थी जिसमें हमारे पास सिर्फ ये आ रहे थे। इसमें अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम देखो, वीएम मैक्सिमम, तो वो ये ज़्यादा था। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब ये जो बन रही है हमारे पास रिपल फैक्टर्स होते हैं, ये इसका जो रिपल फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा, रिपल फैक्टर मीन्स कि इसका एसी कंपोनेंट ज़्यादा था। डीसी में जो एसी कंपोनेंट है वो ज़्यादा आ रहा था। लेकिन अगर हम इसका ड्रॉ करें तो इसका मैक्सिमम वीएम कहाँ बनता है, मैक्सिमम पॉइंट्स ये है ना, तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका रिपल फैक्टर कितना है, सिर्फ इतना सा, इतना छोटा सा है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ये बहुत छोटा सा है। तो इसमें जो रिपल फैक्टर है, जब हमने कैपेसिटर लगाया तो तब जो रिपल फैक्टर आ रहा है एसी में
डीसी में एसी का कंपोनेंट, रिपल फैक्टर मीन्स के डीसी में एसी का कंपोनेंट वो बहुत बहुत छोटा आ रहा है, तो रिपल फैक्टर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। इसीलिए हमने कैपेसिटर को यूज़ किया कि रिपल फैक्टर्स को हम क्या कर सकें, डिक्रीज़ कर सकें, ताकि हम प्योर डीसी ले सकें, प्योर डीसी करंट हमें मिले। पहले प्योर डीसी नहीं मिल रहा था, उसमें कोई ना कोई एसी भी तो था, एसी का कंपोनेंट था, एसी का कंपोनेंट ज़्यादा था। देन हमने रिपल्स, जब हमने कैपेसिटर लगाया तो फिर कैपेसिटर एज अ फ़िल्टर काम करता है, हमें रिपल फैक्टर्स मिले, उसमें हमारे पास एसी का कंपोनेंट जो था वो थोड़ा था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का। इसके लिए हमें सारी एफिशिएंसी, इसके एवरेज वैल्यू जो हमें न्यूमेरिकल्स में सारी यूज़ करनी है, सारे फार्मूलाज वो हम देखेंगे कि वो फार्मूलाज कैसे आए हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। हमारे पास जो हमें डीसी करंट मिला था वो क्या था, ऐसे करंट आ रहा था। अब ये करंट क्या है, यहाँ तक जो है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हुआ, देन डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक स्मॉल पोर्शन जो है करंट का ले लेंगे, और स्मॉल पोर्शन जो है करंट का वो क्या है, dt, क्योंकि करंट जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है और नीचे जो है वो टाइम है, तो हमने क्या ले लिया, एक dt ले लिया। जब हम आई एवरेज लेंगे, आई एवरेज क्या है, मीन्स के आई डी सी, क्योंकि डीसी करंट ही हमें आउटपुट में मिला था आई डी सी, और आई डी सी हमारे पास क्या है, हम डी आई इंटू डी टी और डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास क्या है, टाइम, तो 1/t, और लिमिट है हमारे पास 0 to t। 0 to t क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये जो हाफ वेव का टाइम था वो हमारे पास था 0 to यहाँ तक, हाफ वेव का हमारे पास टाइम था 0 से t/2। देन इस तरह से वेव कंप्लीट हुई थी तो t हुआ था। अब 0 to t हमने लिमिट लगा दी। मेरा परसों आई मेरे पास क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट की मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगी, तो 1/t 0 to t/2 लिमिट है इसकी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ dt वैसे ही आ जाएगा। देन उसके बाद आई क्या है, मैक्सिमम करंट। अगर ये मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, कांस्टेंट होता है, इट इज़ कांस्टेंट। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, आई नॉट बाई टी 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस आई नॉट बाई टी माइनस कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा 0 to t/2 लिमिट। अब t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा, तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू 2π/ओमेगा डालूँगी, तो आई नॉट 1/t है तो ओमेगा/2π माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 2π/ओमेगा। साथ में ये 2 भी आएगा, 2 से कैंसिल, पीछे आई नॉट ओमेगा/2π माइनस कॉस, यहाँ पे अब t की वैल्यू फिर से लिमिट्स पुट करनी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा π/ओमेगा माइनस कॉज ऑफ, और एक जो है वो लिमिट 0 है, तो वो तो सारी टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी।
ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, यहाँ पे ओमेगा था, टी की लिमिट डाली, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, और ये ओमेगा जो होगा इस ओमेगा से कैंसिल, पीछे माइनस कॉस पाई प्लस 0, ये माइनस था और साथ में माइनस लिमिट का अंदर। आई नॉट बाय 2 पाई और ये हो जाएगा 2, cos 0 होता है 1, 2 + 1 3, मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे आई नॉट कैसे आया, क्योंकि आई डी टी था, आई की वैल्यू की थी आई नॉट साइन ओमेगा टी वैल्यू डाल दी। अब मैं आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है, वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले लूँगी। जब उसको बाहर लिया, साइन की इंटीग्रेशन की, t/2 जो थी वो लिमिट थी, t की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाली, 2 से कैंसिल, π/ω रह गई सिर्फ, π/ω यहाँ पे लिमिट डाली इसकी माइनस cos ओमेगा, t की जगह π/ω माइनस, बाकी क्या हो जाएगा cos 0, क्योंकि बाकी लिमिट क्या है cos 0, साथ माइनस था तो इसलिए यहाँ पे साइन आ गया माइनस। अब यहाँ पर ये जो जब इंटीग्रेशन कर ली, लिमिट डाली, तो ये ओमेगा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे रह गए माइनस cos पाई, और माइनस cos पाई की वैल्यू होती है ये माइनस साइन, इसलिए 1, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, साथ में +1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +1 और ये +1 जो बन गया 2, आई नॉट बाय, इससे 2 से कैंसिल, और आई नॉट बाय पाई मेरे पास वैल्यू आ गई आई डी सी की। अब एक वैल्यू याद रखनी है आई डी सी की, आई नॉट बाय पाई, ये कैसी आई वो मैंने बता दिया। अब यहीं से हम आई डी सी की एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। आई डी सी की वैल्यू, आई किसके इक्वल होता है, करंट इक्वल होता है V/R। हम यहाँ पे V/R है तो हम यहाँ पे E/R लिखते हैं। हमारे पास रेजिस्टर कितने थे, 2, एक डायोड की रेजिस्टेंस और एक हमारे पास थी, हमने यहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ था और एक लगाया हुआ था लोड रेजिस्टर। तो डायोड के रेजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस को RF, और जो लोड की रेजिस्टेंस थी उसको हमने बोला RL। तो यहाँ पे, और ये सीरीज़ में है तो ऐड हो जाएंगी, आई नॉट है तो ई नॉट, और रेजिस्टर की जगह क्या हो जाएगा पाई साथ में, और रेजिस्टेंस की जगह RF प्लस RL। एक IDC की वैल्यू ये आ गई। RF क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, और RL रेजिस्टेंस ऑफ लोड रेजिस्टर। सेकेंड, हम इसी से और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज जो हमें इस लोड रेजिस्टेंस से मिलेगा, मींस कि हम VDC फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। V इक्वल होता है IR के। हम यहाँ पे V को इक्वल टू इस तरह से हम लिख रहे हैं ना, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम क्यों E नहीं लिख रहे, V ही है, वोल्टेज ही है। तो E सार DC इज इक्वल्स टू IDC इंटू R। अब यहाँ पे IDC की वैल्यू क्या थी, E नॉट बाय पाई, दोनों रेजिस्टेंस ऐड और साथ में RL। तो EDC हमारे पास क्या आ गया,
अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी चीज़ से डीसी आउटपुट पावर। डीसी आउटपुट पावर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आर। अब पी डी सी इक्वल ई की वैल्यू V इक्वल होता है ये इक्वल हो जाएगा आई स्क्वेयर डी सी और साथ में आर। आई स्क्वेयर क्या, हमें आई की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे आई स्क्वेयर की वैल्यू डालेंगे और उसका स्क्वेयर लेंगे तो आई स्क्वेयर आर एफ प्लस आर एल थी, इसके भी स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे पाई का स्क्वेयर और आर एल। अब हमने पावर भी फाइंड आउट कर ली डीसी करंट की। सबसे पहले हमने डीसी करंट का करंट फाइंड आउट किया, फिर हमने उससे वोल्टेज उसका फाइंड आउट किया डीसी का, और फिर हमने पावर डीसी की फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करेंगे IRMS वैल्यू, करंट का रूट मीन स्क्वायर। हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर करंट है, लोड करंट, वो इक्वल होता है एवरेज करंट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। अब एवरेज करंट हमारे पास क्या आया था, आई नोट बाय पाई। अगर हम इसको पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई से कैंसिल, तो IRMS क्या आ जाएगा, आई नोट बाय 2। इसकी वैल्यू भी आ गई। अब हमें इनपुट पावर फाइंड आउट करनी है। हमने आउटपुट पावर फाइंड आउट की थी डीसी, क्योंकि डीसी आउटपुट था ना, तो एसी के साथ हम लगाएंगे इनपुट, क्योंकि एसी जो है हम उसे देते हैं, तो इसलिए एसी इनपुट पावर। अब हमें वो भी फाइंड आउट करनी होगी। पावर इक्वल होती है आई स्क्वेयर। अब एसी के केस में आई स्क्वेयर एवरेज नहीं होगा, आरएमएस वाली लेंगे जो हमने ये निकाली है, ये एसी की वैल्यू थी, और साथ में आर। इसकी वैल्यू, इसके स्क्वायर हो जाएगा आई नोट स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर किया, और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है सीरीज में, तो आर एफ प्लस आर एल। देन उसके बाद आई नोट की वैल्यू जो कि इक्वल है ई नोट, और स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर करके लिख देंगे आर एफ प्लस आर एल का स्क्वायर, आर एफ प्लस आर एल, एक कैंसिल, ई नोट स्क्वायर 4 आर एफ प्लस आर एल। ये हो गया पावर ऑफ एसी। एसी करंट की पावर भी फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास आती है, ये हमने आई नोट इसकी वैल्यू थी ये। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो याद रखनी है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। एफिशिएंसी हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ डीसी मीन्स आउटपुट पावर, पावर ऑफ एसी जो कि इन, और एफिशिएंसी जो होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, वो हमारे पास वो फिक्स है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो होगी 40.6%। ये इसका फॉर्मूला याद रखना है और ये इसकी एफिशिएंसी। इससे पहले जो हमने IRMS निकाला था रूट मीन स्क्वायर, वो डीसी का था। अब हमें रूट मीन स्क्वायर निकालना है एसी का भी, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा IRMS ऑफ एसी IRMS जो डीसी का था उसका स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ऑफ डीसी, और जो हमारे पास रिपल फैक्टर की इक्वल होता है वो हमारे पास होगा 1.21। ये भी फिक्स होता है।
रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या है कि हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे उसमें एसी कंपोनेंट जो होगा वो 1 से ज़्यादा है। जो डीसी आउटपुट आती है ना, उसमें एसी कंपोनेंट जो होता है इसमें हमारे पास ज़्यादा होता है। 1.21 बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसीलिए हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब इन सारे फार्मूलाज को याद करना है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में यही होंगे, तो हम एक शीट पे इन सारे न्यूमेरिकल्स को लिख लेते हैं, इन सारे फार्मूलाज को लिख लेते हैं। उन सारे फार्मूलाज को आपने ऐसे शीट पे रख के याद करना है लिख के। हमने सबसे पहले आई एवरेज मतलब IDC निकाला था, उसकी वैल्यू आई नोट बाय पाई थी। फिर हमने इस IDC से आई नोट बाय पाई को चेंज कर लिया, आई इक्वल होता है V बाय आर के ना, तो V बाय आर, आर हमारे पास रजिस्टर सीरीज़ में थे तो ऐड कर दिया। फिर EDC हम वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज इक्वल होता है I इंटू आर। अब इसमें I की वैल्यू डाल दी और साथ में RL, तो इस तरह से हमारे पास एवरेज, हमारे पास I करंट की वैल्यूज़ निकल आई। फिर हमने करंट से वोल्टेज निकाल लिया। अब हम करंट और वोल्टेज दोनों से पावर निकाल सकते हैं DC की। तो पावर क्या थी, I स्क्वेयर R, इसी चीज़ का स्क्वेयर कर लिया और R। फिर हमने RMS वैल्यू क्या होती है, I एवरेज, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 2 से, ठीक है, I नोट बाय पाई को मल्टीप्लाई कर दे पाई बाय 2 से, तो I नोट बाय 2 रह जाएगा पीछे। फिर हमने इससे क्या निकाल ली, इससे हमने पावर जो थी वो AC की निकाल ली। AC जो IRMS आया है, इसका स्क्वेयर ओवर R, इसका स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होती है, याद रखनी है 40.6। फिर IAC, ये तो था जो हमने AC निकाला था, रूट मीन स्क्वेयर, ये DC का था। अब हमने AC का कैसे निकालना है, हम ये भी याद रखना है कि IRMS का स्क्वेयर माइनस I स्क्वेयर और DC। एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी, ये रिपल फैक्टर जो होता है 1.21 होता है, ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं 40.6 और ये। फिर आएगा कि पीक इन्वर्स वोल्टेज अगर फाइंड आउट करने को कहा हो तो वो हमारे पास वही होगा जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है। मैक्सिमम वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास VS, ये S है, VS इज इक्वल टू VM बाई √2 होता है, यहाँ से हम VM फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में रिपल फैक्टर का फॉर्मूला जो कि होता है IRMS ओवर IDC स्क्वेयर और -1। ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो याद करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.